स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज करेक्शन। गॉस लॉ की एप्लीकेशन में जो हमारी अगली एप्लीकेशन है वो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज सर्कल्शन। तो हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज स्फेरिकल। मान लो हमें कंसीडर चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। इसका भी चार्ज जो है ये चार्ज Q एंड हैविंग रेडियस R। शेल का रेडियस R है, उस पर चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज है Q। It is required to find electric field at a point at distance R from the center। जो स्फीयर है उसके सेंटर से R डिस्टेंस पे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज शेल। तो इसमें हमारा पहला जो केस बनेगा जब पॉइंट मान लो पॉइंट P है इज आउटसाइड द शेल। तो पॉइंट P जो है शेल से बाहर। तो हम डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए हमारा ये यूनिफॉर्म चार्ज शेल है, इसका सेंटर O है, इस सेंटर पे चार्ज Q है, ठीक है, और इसका रेडियस R है, रेडियस इज R कैपिटल R, और एक पॉइंट को P है जो कि R डिस्टेंस पे है। तो हमें इस और ये पूरा शेल हमारा चार्ज है। इस चार्ज शेल की वजह से इस पॉइंट P पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो गॉस लॉ को यूज करके हम इसमें भी निकालेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो पहले केस में हमारा जो R है इट इज ग्रेटर देन कैपिटल R, रेडियस से R जो है हमारा बड़ा है, ठीक है। अब इसको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? इसमें अगेन हम क्या करेंगे, we'll choose a गॉसियन सरफेस। हम क्लोज गॉसियन सरफेस लेंगे, उस पे से फ्लक्स निकालेंगे और एक बार डेफिनेशन से निकालेंगे फ्लक्स और एक बार गॉस लॉ से निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे जैसे हम पहले करते थे और फिर उससे हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमें गॉसियन सरफेस चूज करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस हमेशा ऐसे चूज करते हैं कि जिस जगह पे निकालना है वो उसके सरफेस के ऊपर है, उस गॉसियन सरफेस के ऊपर है। अब हम कैसे चूज करेंगे? देखो अब हम कैसे सरफेस चूज करेंगे। इस बार हमने सरफेस चूज किया एक स्फीयर, स्फेरिकल क्लोज सरफेस, ठीक है, ये स्फीयर है, हमने इसको चूज किया इस केस में, ठीक है, और उस स्फीयर का रेडियस है स्मॉल r। देखो पिछले दो केसेस में हमने सिलेंडर चूज किया था, लेकिन इस केस में हमें स्फीयर चूज करना पड़ेगा क्योंकि सिलेंडर इस केस में अगर सिलेंडर चूज करेंगे तो हमारे जो एंगल्स थे cos थीटा की वैल्यू आ रही थी वो हर जगह अलग अलग आएगी, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उन केसेस में cos थीटा कांस्टेंट था फॉर सरफेस, अगर हम यहां पे करेंगे तो यहां पे नहीं आ पाएगी, तो यहां पे हमें स्फीयर ही चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि चूज a Gaussian surface, इसमें हमने क्या चूज किया, a closed sphere of radius r, ठीक है। अब हम इससे निकालते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक छोटा सा सरफेस एरिया P पॉइंट में लिख देता हूं, छोटा सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। मान लो हमने एक छोटा सा सरफेस एरिया लिया था ds, और ds की डायरेक्शन किधर होगी, उसके परपेंडिकुलर।
एरिया इधर है, हमने लिया उसका परपेंडिकुलर होती है, तो ds की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? देखो चार्ज सरफेस है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है? हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है हर तरफ। ठीक है, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? चार तरफ निकलेगी, तो इस जगह परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। ठीक है, तो हम इस वजह से फ्लक्स निकालेंगे और इसका होल इंटीग्रेशन करके तो टोटल पूरे सरफेस एरिया से इस जो स्फीयर है बाहर वाला, इससे टोटल हमारी आती है फ्लक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो फ्लक्स जो हमारी आएगी थ्रू स्फीयर या गॉसियन सरफेस बोलो, गॉसियन सरफेस। स्फीयर तो दोनों ही है, अंदर वाला भी, लेकिन हम बाहर वाले स्फीयर की बात कर रहे हैं। इट इज E डॉट ds और इसका हम करेंगे होल इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसमें पूरा सरफेस क्लोज है, तो इस बार हम ये क्लोज सरफेस का हम साइन ऐसे इंटीग्रेशन लगाते हैं फॉर द क्लोज सरफेस होता है पूरा, तो उसका कंबाइंड हम ऐसे साइन लगाते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है, अब ये देखो, अब हर पॉइंट अगर यहां पे कोई एरिया लेते, ठीक है, या यहां लेते, तो यहां पे भी एरिया जो होती उसकी डायरेक्शन ऊपर होती और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती वो भी इस तरफ होती। तो हर जगह तुम देख रहे हो E और ds में एंगल बनेगा 0। तो ये पूरे में ये हमारा जो एंगल है कांस्टेंट है, तो पूरे सरफेस एरिया के लिए हम एंगल जो सेम ले सकते हैं, तो इट इज E ds cos 0। हर जगह ds और E के बीच में बनेगा एंगल से। ठीक है, अगर तुम ds यहां लोगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से ऐसे होगी और एरिया भी नीचे डायरेक्ट है। ठीक है, तो एंगल जो है कांस्टेंट है, हर जगह सेम है। इस तरह से हम निकालते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो हमारी टोटल फ्लक्स तो आ गई, एक ही सरफेस एरिया कर्व और वो क्लोज है, इट इज EDS। ठीक है, और E कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि E की वैल्यू तो हमने निकालनी है, E की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, वही तो हमने फाइंड करनी है, लेकिन वो क्योंकि बराबर डिस्टेंस पे है यहां से, तो E की वैल्यू सेम होगी, तो उसको कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं ऐसे। और अब हम क्या करते हैं, इस ds का होल करते हैं इंटीग्रेशन। ds का होल इंटीग्रेशन मतलब जितने भी स्मॉल ds है इनको सबको ऐड अप करना है। सबको ऐड करेंगे तो क्या करेगा, क्या बनेगा, इस पूरे स्फीयर का बन जाएगा सरफेस एरिया। ठीक है, तो आ जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, r इज दिस रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फ्लक्स थ्रू दिस कर्व थ्रू दिस स्फीयर। ठीक है, तो ये हमारी आ गई क्वेश्चन 1। ठीक है, अगेन हम दूसरे तरीके से निकालेंगे फ्लक्स। वो कौन सा तरीका होता है, वो गॉस लॉ का तरीका होता है। तो गॉस लॉ से निकालते हैं, गॉस लॉ। गॉस लॉ से निकालेंगे तो फ्लक्स क्या होगी, फ्लक्स होती है चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस में जो चार्ज कितना इंक्लोज किया हुआ है, वो ये चार्ज है, सारा चार्ज, इसका चार्ज इंक्लोज किया। और चार्ज हमें स्टार्टिंग कितना लेता है, प्लस स्मॉल q। तो देखो हमने चार्ज q ले रखा है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी हमारा ये इक्वेशन, तो चार्ज हमारा हमने स्मॉल q ले रखा है, तो चार्ज हमारा सारा ये q चार्ज इस स्फीयर। ठीक है, सारा इसके अंदर इंक्लोज है। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब हम इसको करते हैं, दोनों को इक्वेटिंग 1 और 2 इक्वेट करेंगे। दोनों फ्लक्स हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम है। E जो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। फ्लक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी आएगी इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो अगर एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, उससे सेंटर से r डिस्टेंस पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू आएगी। अब इसको याद करो कि हमने पहले क्या पढ़ा था, अगर मान लो चार्ज किसी पॉइंट चार्ज है, ठीक है, q, उससे r डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर ये सारा चार्ज जो है q, ये यहां पे होता है इस जगह पे, और ये डिस्टेंस आ रहा है,
तो भी हमारा फॉर्मूला ये होगा। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि ये चार्ज सर्कल से ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि चार्ज ये सारा क्यू यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, क्योंकि अगर सारा चार्ज यहाँ पे क्यू यहाँ पे होता तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने पढ़ा है कितनी होती, यहाँ पे भी इतनी आ रही है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब किस केस में, जब पॉइंट आउटसाइड, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द शेल, जो ये पॉइंट जो है शेल के बाहर है, शेल के बाहर है, द स्फीयर, ये शेल बिहेव्स एज इफ द whole charge is concentrated at the center। तो ऐसे बिहेव कर रहा है, जब पॉइंट बाहर है, जैसे सारा चार्ज इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड। ये अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमारे आगे काम आएगा। अब हम इसका नेक्स्ट करते हैं कि जब चार्ज जो है सरफेस पे, when charge is on the surface, sorry, the point is on the surface, then point P is on the surface। चार्ज तो सरफेस पे ऑलरेडी पहले से ही है, हम पॉइंट P की बात करेंगे जब पॉइंट P जो है सरफेस के ऊपर है, ठीक है। उस केस में हमारा जो R होगा वो इस R की इक्वल हो जाएगा, R इक्वल टू R, ठीक है। तो उस केस में तुम सेम ऐसे इसी तरह ड्राइव करोगे, इस बार तुम्हारा ऐसे गॉसियन सर्फेस करोगे तो तुम्हारा सेम ऐसे आएगा, तो उसको हम ड्राइव नहीं करते, तो तुम्हारा सेम फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसलिए आप इसी को ऐसे करके लिख देते हैं, दिस 1/4πε0 Q जो है Q रहेगा, लेकिन R की जगह R के द्वारा आ जाएगा, ठीक है। इस बार हमें पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, क्यों करेंगे, सेम इसी तरह से डेरिवेशन होगी और हमारे पास सेम रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ज्यादा ड्राइव नहीं करते। अब हम तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस क्या लेते हैं, जो चार्ज है, सॉरी पॉइंट P है, वो स्फीयर के अंदर है। तीसरा केस क्या है, when point P lies inside the sphere, यानी जो R इस पर है वो रेडियस से स्मॉलर है, ठीक है। दिस इज आवर थर्ड केस, ठीक है। तो मान लो ये हमारा पहला स्फीयर था जो कि चार्ज स्फीयर था, ठीक है। इस पे Q चार्ज है, Q चार्ज है, पॉइंट है, ये हमारा रेडियस है R। अब इस बार हमारा पॉइंट है P, यहां पे स्फीयर के अंदर है। इस पॉइंट P पे हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से विल ड्रॉ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होगा, इस बार स्फीयर होगा, ठीक है। और वो कितना होगा, वो अगेन रेडियस R का होगा, लेकिन इस बार R जो है कैपिटल R से स्मॉलर, इतने रेडियस, ठीक है। तो लिखते हैं वी ड्रॉ गॉसियन सरफेस अगेन, सरफेस which is a sphere of radius small। अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें से पूरा निकालेंगे फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू जो होगी, अगेन हम छोटा सा हमें कोई भी कहीं पे भी एक छोटा सा स्मॉल वो लेंगे एरिया, और हमें E की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स होगी E डॉट ds, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स अगेन उसी तरीके से कि हम स्मॉल एरिया लेंगे कहीं पे भी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। और क्लोज सरफेस तो हम ऐसा ऐसे डिवीजन में ये साइन लगा सकते हैं, क्योंकि स्फीयर जो है पूरा क्लोज है, तो पूरे क्लोज सरफेस की हमारी आएगी फ्लक्स। अच्छा, बाय गॉस लॉ। अब गॉस लॉ के से हमें पता है कि जो फ्लक्स होती है इट इज इक्वल टू
चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, टोटल चार्ज जो इसके अंदर इंक्लूड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट इस केस में देखो चार्ज तो इसके अंदर इंक्लोज नहीं है, चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो चार्ज अंदर है ही नहीं। इस केस में हमारा जो चार्ज इंक्लोज है वो जीरो, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगी, क्यू जीरो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू जीरो है, ठीक है। हमारी ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारा आ गया E और ds इक्वल टू जीरो। अब ये तभी पॉसिबल है जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्योंकि हमारा ds जो है वो तो जीरो नहीं होगा, ds इज सम एरिया। इवन अगर हम एंगल भी ले, cos थीटा भी ले, तो एंगल अगर मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चले कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो इट विल मेक 90 डिग्री बनाएगी एंगल उससे एरिया से 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री से भी जीरो होता है, ठीक है, तो 90 डिग्री बनाएगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तभी ये पूरा जीरो होने के चांसेस, बिकॉज़ ds कैन नॉट बी जीरो एंड cos थीटा कब जीरो होता है, 90 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम मान भी लेके अंदर है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी एरिया के साथ, ठीक है, तो वो भी जीरो नहीं होगा cos थीटा। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो इट मींस हमारी इस पॉइंट में अंदर जो पॉइंट होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो, ठीक है। तो हमने तीनों केसेस कर लिए। जो आउटसाइड है इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सरफेस पे भी सेम, ठीक है, वहां पे हमारा डिस्टेंस जो होता है वो कैपिटल आर रहता है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, और इनसाइड अ चार्ज स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हो जाती है जीरो। अब हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस पॉइंट का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, उसका हम ग्राफ बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, y एक्सिस पे हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और x एक्सिस पे ले लेते हैं हम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब जब हमारा स्मॉल r जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम है, तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल जीरो होती है। तो तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी r से नीचे नीचे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। दिस विल बी आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल रिमेन जीरो। एट r हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, तो सरफेस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है जब स्मॉल r इज इक्वल टू r, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से जीरो से उसकी वैल्यू हो जाएगी जो कि वैल्यू हमारी ये गिवन है, इट विल बिकम हियर, इट विल रीच हियर, ठीक है। उसके बाद जब r फर्दर जो बड़ा होना शुरू हो जाएगा, तो r स्फीयर से बाहर होगा और इसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, उसका ग्राफ हमारा इस तरह से आएगा, E यहाँ पे इज प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। तो तीनों केसेस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्राफ बना लिया। जब जीरो r से कम है तो जीरो है, जब इसको टू आ रहा है तब उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम लिख लेते हैं E max। उसके बाद वाली मैक्स वैल्यू जो है घटनी शुरू हो जाएगी और 1/r² के हिसाब से घटनी शुरू हो जाएगी। तो दिस इज द ग्राफ फॉर स्फेरिकल शेल।